जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस में 19,838 पदों पे नई भर्ती आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से प्रारंभ भी हो रहा है। ऐसे स्थिति में आवेदन करते समय बहुत सारे अभ्यर्थी गलती भी करते हैं, तो आज के वीडियो में किस प्रकार से आवेदन करना है ये आपको मैं बताने वाला हूं और आपको कहां पे गलती नहीं करना है। यदि आप गलती करेंगे तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वरना सारा मेहनत आपका पानी में फिर जाएगा। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो EWS और NCL सर्टिफिकेट है यह कब का होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं, सर इसका टाइम पीरियड आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जो पुराने अभ्यर्थी हैं 21,391 पदों के, वो भी इसमें फंसे हुए हैं और जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फंसे हुए हैं। साथ ही साथ जो एज का क्राइटेरिया है, एज को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी फंसे हुए हैं। तो एज का मैं आज टाइम पीरियड आपको बाउंड्री लाइन बना दूंगा। उस बाउंड्री लाइन के अंदर यदि आप आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरेंगे, नई भर्ती जो 19,838 पदों पे आई है। साथियों, यह वीडियो उनके लिए भी है जो अदर स्टेट से हैं, यह वीडियो उनके लिए भी है जो शादीशुदा महिलाएं हैं। साथियों, आज के वीडियो में आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन तरीका से समझाया जाता है। वीडियो एक बार देख लेने के बाद बच्चों का यहाँ पे सारा डाउट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर आप लोग कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। इसी के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको कि EWS कब का होना चाहिए, आप लोग का डेट ऑफ बर्थ कब से कब का होना चाहिए, ठीक ना। साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी उम्मीदवारी कब रद्द कर दी जाएगी। साथियों, वीडियो बेशक लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बहुत सटीक जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर चीज यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। साथियों, आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस में भर्ती प्रक्रिया में जो चरण अपनाया जाता है, इसमें सबसे पहला चरण होता है लिखित परीक्षा का, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा का, और फिर उसके बाद से होता है दस्तावेज सत्यापन का। जिस प्रकार से अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में छटते हैं, जिस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा में छटते हैं, उसी प्रकार से दस्तावेज सत्यापन में भी छटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण होता है। उसके बाद से अंतिम चरण आप लोग का मेधा सूची और आप देखेंगे मेडिकल का होता है। तो यह जो तीसरा चरण है, इस पर हम बात करने वाले हैं। यह आपको रेडी रखना है। आप इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अपना फॉर्म भी भरेंगे और ये डॉक्यूमेंट आप सुरक्षित करके रखेंगे, ताकि आपका जब डीवी हो, दस्तावेज सत्यापन हो, उस समय आप प्रस्तुत कर पाएं। तो चलिए साथियों, सबसे पहला नंबर चीज जो डॉक्यूमेंट आपको रखना है, इसमें पहला तो होना चाहिए वैधयुक्त फोटो पहचान पत्र। जैसे आपके पास आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि होना चाहिए। तो अभी के समय में सभी अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड है और यही सभी के सभी अभ्यर्थी प्रस्तुत भी करते हैं। तो यदि आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इसको आप लोग पहले सुधरवा लीजिए, फॉर्म भरने के पहले ही सुधरवा लीजिए, और फिर सुधरवाने के बाद आप लोग फॉर्म भरने का कार्य कीजिएगा। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा उनका ससुराल का होगा, तो आप लोग को एड्रेस चेंज कराने का जरूरत नहीं है। बस आपका नाम होना चाहिए, सही होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। ये दो चीज सही होना चाहिए। पति का भी नाम है तो वहां पे चलेगा। तो उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सब लोग आधार कार्ड रखिएगा। किसी के नाम में स्पेस है, कोई अल्फाबेट छूट गया है, तो उसको भी आप लोग सुधरवाने का कार्य कीजिएगा। आप लोग रिस्क मत लीजिए कि फॉर्म भर देंगे उसके बाद में सुधरवाएंगे, वो काम मत करिएगा। बाद में एफिडेविट लगाना पड़ता है, एफिडेविट लगाने के बाद पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसलिए आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। चलिएगा आगे आइए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति। आप लोगों को अलग से कोई भी जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है किसी भी विभाग से, पहले यह समझ लीजिए। आप लोगों का जो मैट्रिक का मार्कशीट होता है या जो आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र होता है, उसी पर डेट ऑफ बर्थ अंकित होता है और वही आपका डेट ऑफ बर्थ मान्य भी होता है। तो आप लोग अपना मैट्रिक पर डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम दोनों देख लीजिएगा कि क्या है। अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है तो आप लोग सुधरवाने का काम कीजिएगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, वरना जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है उसी को रखने का कार्य करिएगा। मैट्रिक पे जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, जो इंटर पे डेट ऑफ बर्थ है, जो ग्रेजुएशन में आपका डेट ऑफ बर्थ है, सब एक समान होना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और सब पर डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट वाला ही होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड के आधार पर मैट्रिक का डेट ऑफ बर्थ नहीं,
मैट्रिक के आधार पर आपका आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट जो है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। आपको बता दूं कि यदि आप अपने कॉलेज से सनद नहीं निकाले हैं तो सनद अर्थात सर्टिफिकेट आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो अंक प्रमाण पत्र है वो पहले मिल जाता है, सनद बाद में मिलता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी निकलवाते नहीं है, तो आप लोग निकलवा के रखिएगा। मैट्रिक वाला भी सनद आप लोग निकलवा के रखिएगा। अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है एक ही में आता है ना, तो उन अभ्यर्थियों को घबराने का जरूरत नहीं है। आपका एक ही सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होगा एक ही में है, वही वाला मान्य होगा। अब आ जाइए, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र भी आपको चाहिए। साथियों यहाँ पे समकक्ष इसलिए लिखता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अदर बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, कोई संस्कृत बोर्ड से करता है, साथ नहीं कोई इंटरमीडिएट के समकक्ष बहुत सारा डिग्री भी लेता है। जैसे मैट्रिक में आप देखेंगे कोई टेंथ पे ITI होता है, पॉलिटेक्निक होता है, तो उस प्रकार का जो डिग्री है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इंटरमीडिएट का ले लीजिएगा। अब देखिए पांचवा नंबर चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों को दो चीज बनवाना है। एक बनवाना है जाति प्रमाण पत्र और एक बनाना है आवासीय प्रमाण पत्र। जो जातीय और आवासीय बनेगा वो ब्लॉक लेवल का बनेगा, आपको जिला लेवल पे नहीं बनवाना है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक लेवल पे बन गया तो आप जिला में जा रहे हैं, वहां पे भटक रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिएगा, आप लोग ब्लॉक लेवल का बनवा लीजिएगा। जो SC और ST कैटेगरी में जो विवाहित महिला है वो अपना जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट वो बनवाने का काम करेगी पिता के नाम से, न कि पति के नाम से, अर्थात जहां पे आपका मायका है वहां से आप लोग बनवाने का कार्य कीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो SC और ST कैटेगरी की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी अभ्यर्थी आएंगे इस कैटेगरी में, उनको EWS और NCL सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अब आते हैं अगला कैटेगरी में साथियों, BC और EBC कैटेगरी में। यहां पे देखिए, जो अभ्यर्थी BC और EBC कैटेगरी में आते हैं, आपको बता दूं कि बिहार में जो OBC कैटेगरी है इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक है BC और एक है EBC। एक को BC1 कहते हैं, एक को BC2 कहते हैं। तो जो अभ्यर्थी BC और EBC में आते हैं इनको अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाना होता है, या इसमें जाति सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको, फिर से आप लोगों को भी आवासीय बनवाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को एक्स्ट्रा एक NCL सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, ठीक ना। तो ये दो कैटेगरी के लोग आप लोग NCL बनवाएंगे। तो आप लोग कैसे बनवाएंगे, सबसे पहले ब्लॉक में आप लोग जाति निवास आय तीनों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आपका जाति बन के आ जाएगा, आय बन के आ जाएगा, उसके बाद से आप लोग NCL सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अप्लाई करने का कार्य कीजिएगा। NCL सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं तो वो OBC सर्टिफिकेट बनवा के रखते हैं, बिहार के ही अभ्यर्थी हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हम बिहार पुलिस का फॉर्म भर देते हैं इसी OBC सर्टिफिकेट के आधार पर। तो साथियों आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आप लोगों को NCL बनवाना पड़ेगा हर हालत में। तो आप लोग जो भी OBC सर्टिफिकेट रखे हुए हैं आप लोग इस आधार पर फॉर्म नहीं भरिएगा। आप लोग सबसे पहले EWA जो BC से हैं या EBC से हैं तो जाति निवास आय बनवा करके NCL जरूर बनवा लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। NCL सर्टिफिकेट कब का लगेगा ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ा देर में, है ना। अब एक चीज देखिए, जो विवाहित महिला है उनको अपना जो NCL सर्टिफिकेट है जाति निवास आय है इनको भी बनवाना है, कहां से, मायके के आधार पर, न कि पति के आधार पर। यह डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे, अगला जो सर्टिफिकेट लगेगा आप लोगों का, ये देखिए दिया हुआ है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र NCL सर्टिफिकेट के बारे में। अब एक चीज और है, यहां पे दिया हुआ है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पर सामान्य जिनका 1 साल पुराना NCL सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, है ना। ये आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए, आगे मैं अभी क्लियर कर दूंगा कब से कब का NCL लगेगा। आपको बता दूं कि 21,391 पदों में जो अभ्यर्थी NCL सर्टिफिकेट बनवाए हैं, नया वाला बनवाए हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। या जो भर्ती के दौरान बनवाए थे, जब ऑनलाइन आवेदन 2023 में हुआ था उस समय बनवाए थे, उनको भी घबराने का जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, ठीक ना। बस ध्यान रखिएगा NCL सर्टिफिकेट 1 साल पुराना भी चलेगा। अब आते हैं आगे, आ जाइए, जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स हैं साथियों, इन लोगों का सर्टिफिकेट इशू होता है जिला पदाधिकारी के द्वारा, वही वाला मान्य होगा, तो आप लोग अपना ये सर्टिफिकेट रखिएगा। साथ ही साथ अब आ जाइए, जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स हैं, एक चीज और ध्यान दे दीजिए कि इन लोगों को भी अस्थायी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आ जाइए यहाँ पे, अब मेन चीज EWS सर्टिफिकेट के बारे में देखिए। EWS कैटेगरी से जो भी आते हैं इनको अस्थायी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा।
दूसरा नंबर चीज, इन लोगों को अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर इनका जो वित्तीय वर्ष अंकित होना चाहिए, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 अंकित होना चाहिए। यदि उनके सर्टिफिकेट के ऊपर 2022-23 वित्तीय वर्ष लिखा होगा, 2024-25 वित्तीय वर्ष लिखा होगा, तो ये अभ्यर्थी का उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। ये क्लियर कर लीजिए। तो आप लोगों का कब का लगेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, टाइमिंग क्या होना चाहिए, आइए आपको बता देते हैं। जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, यदि वह अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद और 31 मार्च 2025 के पहले बनवाए हैं, उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर लिखेगा 2023 और 24 और यही वाला सर्वमान्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी 31 मार्च 2025 के बाद बनवाता है, अर्थात 1 अप्रैल 2025 के बाद बनवाता है, कभी भी एक 18 अप्रैल 2025 अर्थात जब तक ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप बनवाएंगे तो वित्तीय वर्ष लिख देगा 2024 और 25, जो मान्य नहीं होगा। सीएसबीसी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया है कि मैंने टाइम पीरियड बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है, जो मैं लिखा हूं वित्तीय वर्ष वही वाला लूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि हम फॉर्म भर देते हैं, या बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि 18 अप्रैल तक आवेदन होगा तो उस समय तक हम अपना ईडब्ल्यूएस बनवा करके फॉर्म भरने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं करना है। 31 मार्च तक आप लोग लास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। 31 मार्च के आगे जैसे बनाएंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वित्तीय वर्ष लिखेगा 2024 और 25, ठीक ना। इस चीज को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। कब से कब का, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए, जो अभ्यर्थी के पास 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का होगा, उनके ऊपर वित्तीय वर्ष लिखा होगा 2022 और 23, तो ये वाला भी मान्य नहीं होगा। तो बहुत सारे पुराने अभ्यर्थी थे या जो नए अभ्यर्थी थे, आप लोग देख लीजिए इस टाइम पीरियड के अंदर का है, या जिनके पास नहीं है तो इस टाइम पीरियड के अंदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए। अब आते हैं एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में साथियों। जो एनसीएल सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरने के पहले से लेके अर्थात 18 अप्रैल 2025 से लेके पहले तक, कहां तक, यदि आपके पास यहां तक है 1 अप्रैल 2023 तक बना हुआ है, अर्थात 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 18 अप्रैल तक का जिसके पास भी एनसीएल सर्टिफिकेट होगा, सबका सब वैलिड हो जाएगा। एनसीएल सर्टिफिकेट जिनका 1 साल पुराना होगा, उन सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म 18 भी भरना होगा। कहने का मतलब यही है। एनसीएल सर्टिफिकेट के संदर्भ में आप देखेंगे वित्तीय वर्ष का टाइम पीरियड उस पर नहीं लिखा होता है। 1 साल पुराना लिख दिया, मतलब कि पिछला 1 साल का जो बनवाए हैं वो तो रहेगा ही, उसके 1 साल पहले भी रहेगा। तो उम्मीद है आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। अगला कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है, फिर एक बार देख लीजिए कौन कौन सा हो रहा है आप लोग का डॉक्यूमेंट। एक हो गया आप लोग का आधार कार्ड, फिर मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एससी एसटी का अपना सर्टिफिकेट, बीसी और ईबीसी का सर्टिफिकेट। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है साथियों, जो ईबीसी कैटेगरी की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो विवाहित महिला है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से विवाहित महिला है, उसको अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है पति के नाम पे बनवाना है, न कि पिता के नाम पे बनवाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो महिला है ना, इनका जो जाति होगा, जो इनका आवासीय होगा, यह जाति और आवासीय होगा पिता के नाम पे। किसके नाम पे? पिता के नाम पे। जबकि इनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वह पति के नाम पे होगा। ये भी चीज क्लियर कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट में यह क्लियर साफ साफ कर दिया है, तो आप लोग इस तरह से बनवाने का कार्य कीजिएगा। चलिएगा आगे आते हैं। आगे आ जाइए, अगला कौन सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसजेंडरों के लिए। तो इन लोगों का भी सर्टिफिकेट निर्गत होता है जिला पदाधिकारी के द्वारा। ये होना चाहिए अस्थाई पता होना चाहिए। गृह रक्षक अभ्यर्थियों का, इन लोगों का जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है ना, वैलिड सर्टिफिकेट इनको लगाना है और इनको भी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है। जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट को आवासीय बनवाना पड़ेगा, उनको जाति और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का जरूरत नहीं है। तो अदर स्टेट वाले भी आप लोग देख लीजिए, है ना। यदि किसी को कुछ डाउट लगेगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप लोग व्हाट्सएप भी करने का कार्य कीजिएगा। वैसे मैं अभी सब बना दे रहा हूं, सारा मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वीडियो आप लोग बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आगे आते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी जरूर डालिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा से चीज़ों को बताते हैं। अगला सर्टिफिकेट देखिए और क्या क्या लगेगा। हाँ, अब एक कट ऑफ तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, है ना। देखिएगा, सबसे पहला नंबर चीज कि हम आपका डेट ऑफ बर्थ का मामला भी यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। कौन से अभ्यर्थी इसको फॉर्म को भरेंगे? सबसे पहला नंबर चीज साथियों देखिए,
डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ तिथि निर्धारित कर दिया गया है। कट ऑफ तिथि रखा गया है 1 अगस्त 2025। अर्थात इसमें जो फॉर्म भरने का उम्र है मिनिमम है 18, यूआर कैटेगरी का या अदर कैटेगरी में जो भी है मिनिमम उम्र रखा गया है 18 साल। फिर ध्यान से सुन लीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें मिनिमम उम्र रखा गया है बिहार सिपाही के लिए 18 साल और अधिकतम उम्र रखा गया है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रखा गया है। यदि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं तो आप लोगों का अधिकतम उम्र निर्धारित किया गया है 25 साल। इसके अलावा बीसी और ईबीसी से आते हैं और आप पुरुष हैं तो 2 साल का छूट है 27 साल। यदि आप बीसी और ईबीसी से आते हैं और आप महिला हैं तो आपको उम्र में मिला है 3 साल का छूट। और एससी एसटी का जो आप यदि पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं तो 5 साल का छूट मिला हुआ है। तो अब देखिएगा आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया जाएगा साथियों, या जो 19,838 पदों में जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरेंगे पहले वो आप देख लीजिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2007 के बाद है या जन्मा हुआ व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, जो अभ्यर्थी 1 अगस्त 2007 के बाद जन्मा हुआ है वह अभ्यर्थी बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि वह अभ्यर्थी 18 साल से छोटा हो जाएगा। न्यूनतम उम्र रखा गया है 18 साल। अब आ जाइए, जिस अभ्यर्थी का जन्म 1 अगस्त 1998 के बाद हुआ है या इतना तारीख को हुआ है और वह अभ्यर्थी यदि यूआर कैटेगरी का है, वो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट का है तो वह बिहार पुलिस का फॉर्म भर पाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, यूआर ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट के अभ्यर्थी 1 अगस्त 1998 से लेकर के जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2007 तक, इसके बीच का है ना, या इस डेट पर है तो वह अभ्यर्थी बिहार सिपाही का फॉर्म भर पाएगा। लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1998 के पहले का है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। अब आप सोचेंगे कि उम्र तो यहां से लेके 2025 से 98 तक 27 साल हो गया, तो साथियों आपको बता दूं उम्र में 2 साल का छूट दिया गया है। अर्थात जो यूआर ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट का है जिनका उम्र 27 साल है उनका उम्र माना गया है 25 साल, है ना। अब आ जाइए, अब यूआर का यदि डेट ऑफ बर्थ डिसाइड हो गया है ना, तो इसी आधार पर अदर कैटेगरी का भी डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, डिसाइड हो जाता है। अब आ जाइए, जिस अभ्यर्थी का, अगर कोई अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी बीसी और ईबीसी कैटेगरी से है और उसका जन्म हुआ है कब, 1 अगस्त 1996 के बाद, कहां तक, तो 1 अगस्त 2007 तक, इसके बीच में उसका जन्म हुआ है साथियों, तो वह अभ्यर्थी बिहार सिपाही का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, मेल अभ्यर्थी। फिर से सुन लीजिए, बीसी और ईबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी का यदि जन्म 1 अगस्त 1996 के बाद और 1 अगस्त 2007 के पहले तक का है तो वह अभ्यर्थी बिहार सिपाही का फॉर्म भरेगा पुरुषों के कैटेगरी में। अगर इसके पहले का है 1 अगस्त 1996 के पहले तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। अब आ जाइए, यदि कोई महिला अभ्यर्थी है बीसी और ईबीसी कैटेगरी की तो उसका जन्म हुआ है, उसका जन्म यदि 1 अगस्त 1995 के बाद हुआ है ना, और वो 1 अगस्त 2007 के बीच तक कभी भी कोई भी अभ्यर्थी है तो वह महिला अभ्यर्थी फॉर्म भरने का कार्य करेगी। महिलाओं को 3 साल का छूट दिया गया है, महिलाओं को 3 साल का छूट, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों को 2 साल का छूट दिया गया है। अब आइए, जो एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, अगर जिनका जन्म 1 अगस्त 1993 के बाद हुआ है, कहां तक, 1 अगस्त 2007 तक, तो सभी के सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरने का कार्य करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया मैं बना दिया हूं, इसके बीच में आते हैं आप तो आप लोग फॉर्म भरने का कार्य कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका डेट ऑफ बर्थ का डाउट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे साथियों, ये आपका कट ऑफ तिथि का उम्र है ना। चलिएगा अब आते हैं आगे, यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्लियर हर चीज लिख दिया गया है। यहां पे देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 18/4/2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। 2023-24 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही क्या होंगे, मान्य होंगे। तो साथियों आप उसके जो टाइम पीरियड बताए हैं कि अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद आप बनवाएंगे तो वित्तीय वर्ष लिख देगा 24-25, तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, अमान्य हो जाएंगे। तो चलिएगा साथियों, ये हो गया। अब आते हैं अगला जानकारी, आप लोगों को बताना चाहते हैं उम्मीदवारी रद्दीकरण। आप लोगों की उम्मीदवारी कब रद्द कर दी जाएगी साथियों, है ना।
तो आ जाइए साथियों, सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, हम लोगों के द्वारा चाणक्य बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है। होली के बाद आप देखेंगे ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, जिसका मैं अनाउंसमेंट करूंगा, और वो फ्री हो रहा है ऑनलाइन भी। और ये जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया गया है चाणक्य बैच, यह 3500 रुपया में स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई, दवाई दौड़ाई, साथ ही साथ आप लोगों का लाइब्रेरी फ्री, वाईफाई फ्री, हॉस्टल का सुविधा फ्री, सारा का सारा चीज आपको फ्री दिया गया है। इस 3500 रुपया में सिर्फ खाने का चार्ज लिया गया है। मैं आपको बताया था कि अगर एक दिन में आप खाएंगे तो 120 रुपया का खाएंगे तो 30 दिन का 3600 लगेगा, लेकिन मात्र हम लोग 3500 रुपया का लेने का कार्य कर रहे हैं। इस चाणक्य बैच में हम उन अभ्यर्थियों को लेना चाहते हैं जो अभ्यर्थी एकदम कमजोर हैं, जो अभ्यर्थी एकदम गरीब हैं, जो अभ्यर्थी का मनोबल टूट चुका है, उन अभ्यर्थियों को हम वर्दी दिलाने का कार्य करेंगे। इसमें ट्रेनिंग भी फ्री है आप लोगों का साथियों, बहुत सारा, पूरे बिहार में सबसे सस्ता यहाँ पे आप लोगों को सुविधा दिया गया है। बिहार के क्षेत्र में एक नया क्रांति होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं 20 मार्च के पहले तक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक 700-750 कॉल आ चुका है। मैं जिन अभ्यर्थियों का कॉल नहीं रिसीव कर पाया हूं, आप लोगों को टेंशन लेने का नहीं जरूरत है, बैक कॉल यहां से कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चाणक्य बैच को आप लोग ज्वाइन करके आप लोग भविष्य बना सकते हैं। जो फैकल्टी है टॉप क्लास की फैकल्टी है, जो भी पढ़ाने वाले टीचर हैं, आईआईटी से पढ़े हुए टीचर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टीचर हैं, डेटा का एनालिसिस करने वाले एसएससी कैटेगरी के बहुत सारे फैकल्टी हैं। टॉप क्लास का आपको ब्रांडेड सुविधा मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं, नंबर दे दिए हैं, व्हाट्सएप करके कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं। 20 मार्च के बाद यदि आप आएंगे जुड़ेंगे तो सारा सुविधा खत्म हो चुका होगा साथियों। चलिएगा आगे आ जाइए। आप लोग का उम्मीदवारी कब रद्द किया जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिए साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर चीज, आप लोग फॉर्म भरिएगा तो साइबर कैफे वाले के यहाँ दुकान पर बैठ करके आप फॉर्म भरवाने का कार्य करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी करते क्या हैं, वो अपना मार्कशीट जीरोक्स करवा करके रखते हैं, सर्टिफिकेट या जो भी कागजात है वो साइबर कैफे वाले के मुंह पर मार के आ जाते हैं कि लो तुम फॉर्म भर देना, मैं पैसा फोन पे कर दूंगा, और फॉर्म भर के तुम क्या करना, पीडीएफ हमको व्हाट्सएप पर भेज देना। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं। तो जो अभ्यर्थी ऐसे करते हैं साथियों, आपको बता दूं कि साइबर कैफे वाला आपका गला घोट देगा, अर्थात आपका वर्दी का सपना चकना चूर कर देगा। क्योंकि साइबर कैफे वाला आपकी गैर मौजूदगी में फॉर्म भरेगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ गारंटी गलत करेगा, आपका नाम गारंटी गलत करेगा, मेल का फीमेल वो करेगा, 100% करेगा साथियों, और गलत करके आपका उम्मीदवारी वो रद्द करवा देगा, वर्दी का सपना चकना चूर करवा देगा। तो आप लोग साइबर कैफे वाले के भरोसे पर मत रहिएगा, वहां पे मौजूद होकर के बैठ करके आपको फॉर्म भरवाने का कार्य करना है। आप जैसे जैसे फॉर्म भरेगा आप नाम मिलाते चलिएगा, नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। कैटेगरी में बहुत बड़ा ब्लंडर साइबर कैफे वाला करता है, कैटेगरी ही बदल देता है। अगर कैटेगरी गलत हो गया तो आप लोगों का उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आपको रद्दीकरण से संबंधित मैं सारा चीज बताता हूं। पहला नंबर चीज देखिए, आवेदन का प्रथम भाग भरा जाना परंतु द्वितीय भाग भरकर सबमिट न करना, उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी जाएगी। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना, व्यक्ति अन्य फोटो अथवा हस्ताक्षर अवांछित, आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा तो अपना सिग्नेचर और अपना फोटो मौजूद हो करके कैफे वाले के बगल में आप लोग अपलोड करने का कार्य कीजिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं साथियों, आप लोग मोबाइल से अपना फॉर्म मत भरिएगा। मोबाइल से आप लोग फॉर्म भरेंगे ना साथियों तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट गलत डेटा सेट कर लेगा और आप लोगों का सारा गलत वांछित सूचना पहुंच जाएगा और उम्मीदवारी आपका क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। देखो कौन है अगला, देखिए, आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज प्राप्त के रूप में प्राप्त कर लेना। साथियों आप लोगों को पेमेंट करना होगा हर हालत में। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, आप लोग जानकारी सही सही भरने का क्या कीजिएगा, कार्य कीजिएगा। इसके अलावा गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा गैर आरक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना, 3 चीज गलत नहीं होना चाहिए। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो बिहार सिपाही का वर्दी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आवेदन में सही भरना है। उसके बाद से आप किस कैटेगरी से हैं, अपना कैटेगरी भी सही भरने का कार्य कीजिएगा। अगर कैटेगरी गलत हो गया तो वर्दी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अर्थात आप आते हैं यूआर कैटेगरी से डाल दिए बीसी कैटेगरी में, आते हैं बीसी कैटेगरी से डाल दिए ईबीसी कैटेगरी में, आप आते हैं एससी से डाल दिए एसटी में। तो इस तरह से गलती करेंगे तो आप लोगों का उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा। आप आते हैं मेल कैटेगरी से भर दिए फीमेल कैटेगरी से, आप आते हैं
फीमेल से भर दिए मेल में तो उम्मीदवारी आपका रद्द हो जाएगा, अर्थात वर्दी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। और यह गलती साइबर कैफे वाला ही करता है, तो फॉर्म भरते समय यह 3 चीज को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यह गलत हो गया तो फिर बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे दिया हुआ है आवेदन में सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। आवेदन सारा सही सही भरिएगा मार्कशीट के आधार पर। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे सीरियल नंबर डाल देंगे, सीरियल नंबर के जगह पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। ये गलती आपको नहीं करना है, आप लोग सही सही भरिएगा, ठीक ना। आवेदन में जन्म तिथि गलत करना, जन्म तिथि मत करिएगा। साथियों आपको बता दूं ना कि जो डेट ऑफ बर्थ है और जो मेल और फीमेल है कैटेगरी है ना, साथ ही साथ मेल और फीमेल है जेंडर है, और आपका जो कैटेगरी है, इन 3 चीजों से कट ऑफ डिसाइड होता है। और कट ऑफ डिसाइड जिन चीजों से होता है साथियों, उन चीजों से आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो जाएगी। आप मेल हैं और फीमेल में फॉर्म भर दिए हैं साथियों, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा फीमेल कैटेगरी से, तो फीमेल का सीट आप खाने का कार्य करेंगे, इस वजह से आपकी उम्मीदवारी क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। आवेदन में गलत लिंग अंकित करना, आगे आ जाइए। अभ्यर्थियों का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, है ना, सारा का सारा चीज यहां दिया हुआ है। सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति निर्गत प्रमाण पत्र, ये सब दिया हुआ है, मैं बता दिया हूं, ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिएगा साथियों, ये आपका सारा का सारा चीज है, इतना आपको होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को जितना आप लोग शेयर करना होगा करने का कार्य कीजिएगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।